नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल से। मेरा नाम है अमित। ये हमारे रिवीजन सीरीज़ का 4th लेक्चर है और पॉलिटी पार्ट का ये 2nd लेक्चर है। तो हम इसमें कवर कर रहे हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसको कंटिन्यू करते हुए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को हम कवर करेंगे इसमें। और ये क्वेश्चंस बहुत ये टॉपिक जो है ये काफ़ी पेट रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। एक क्वेश्चन ही आता है लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट है, करके जाएँ तो रिवीजन कर लें एक बार के रिवीजन में ही, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया देखेंगे तो क्राइटेरिया में ओरिजिन, कंपोजिशन, फंक्शंस और सपोर्टिव ऑफिसर वगैरह हैं। और कमिटीज़ किसको किसको कवर किया है हमने, वो एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में है। तो टोटल 24 हैं, लोकसभा की 16 हैं और राज्यसभा की 8 हैं। ओरिजिन की बात करते हैं तो एस्टिमेट कमेटी 1950 में जॉन मैथे के रिकमेंडेशन में बनाई गई थी। कंपोजिशन देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है। 30 के 30 मेंबर लोकसभा से आते हैं और इलेक्टेड 1 साल के इलेक्ट किए जाते हैं। और प्रोसेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन ये है टू एग्जामिन द बजट, सजेस्ट इकोनॉमीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और कह सकते हैं कि इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अलग अलग जो बजट के जो प्रोसेस होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि क्या और चीज़ें एफिशिएंटली किया जा सकता है। ठीक, तो सपोर्टिव ऑफिसर कोई नहीं है। इनका इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी है कि नहीं है, तो येस है। इट कैन सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आपका आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कब फॉर्म हुई थी, ओरिजिन क्या है इसका, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में फॉर्म हुई थी। और पहली बार सब सेटअप हुई थी ये 1921 में सेटअप हुई थी। इसकी स्ट्रेंथ कितनी, कंपोजिशन क्या है इसका, 22 का स्ट्रेंथ है। 15 लोग आते हैं लोकसभा से, 7 लोग आते हैं राज्यसभा से और इलेक्टेड फॉर 1 ईयर थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक चीज़ इसकी एक कह लीजिए एक तरह से रीति रिवाज मान लीजिए। तो चेयरमैन जो इसका है वो अपोजिशन से आता है, ये कन्वेंशन है इनका। ठीक, तो क्या लगे, फिर देखते हैं कि फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन द सीएजी ऑडिट रिपोर्ट एंड डिस्कवर द इरेगुलरिटीज़। ठीक है, तो सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट को ये एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कुछ इरेगुलरिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। सपोर्टिव क्या है, सपोर्टिव ऑफिसर है कि नहीं है, अवेलेबल है। सीएजी इज़ द फ्रेंड फिलोसफर गाइड फॉर पीएसी। तो एक तरह से सीएजी हेल्प करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। और इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं पॉलिसी में, नहीं है इसका। फिर आता है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कृष्णा मेनन कमेटी थी जो 1964 में, उसके रिकमेंडेशन पे इसका ओरिजिन हुआ है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, 22 लोग हैं। इसमें लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 लोग आते हैं। ठीक, फिर इसका टर्म भी कह सकते हैं 1 साल के लिए है, लेकिन चेयरमैन ऑलवेज कम फ्रॉम लोकसभा, ये मेंशन करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। फंक्शन देखते हैं, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डज नॉट इन्वॉल्व विद डे टू डे अफेयर ऑफ पीएसयूज। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग को डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होती है। सपोर्टिव ऑफिसर कोई नहीं है यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखते हैं। तो रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा जो 1993 थी उसके ओरिजिन, उस वहाँ से ओरिजिन हुआ था इस डिपार्टमेंटल कमेटीज़ का। नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है, 31 का होता है। 21 लोग लोकसभा से आते हैं, 10 लोग आते हैं राज्यसभा से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नॉमिनेटेड बाई रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मतलब ये हुआ कि आप कह लीजिए कि लोकसभा में स्पीकर इलेक्ट कर रहे हैं या फिर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे चेयरमैन कर रहे हैं राज्यसभा में। फंक्शंस की बात करें, टू एग्जामिन बिल्स, डिमांड ऑफ ग्रांट्स एंड अदर मैटर्स रिकमेंडेड टू देम, इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स माफ़ कीजिएगा, ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। यहाँ पे भी कोई सपोर्टिव ऑफिसर नहीं है और इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग नहीं है इनका बिल्कुल भी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वेरियस बिल्स। ठीक है, अलग अलग तरह के बिल्स होते हैं, उसकी थोड़ी सी निटिग्रिटीज़ को देखेंगे। कौन कौन से बिल्स को कवर किया है हमने, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल 1 है, फाइनेंस बिल 2 है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक, अब इंट्रोडक्शन किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है ये भी देखते हैं पहली बार। तो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में होगा और फाइनेंस बिल 1 जो है वो हमेशा लोकसभा में होगा। लेकिन जब फाइनेंस बिल 2 की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है वो दोनों में होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों से मतलब ये है किसी में भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है।
कौन इंट्रोड्यूस करेगा इसको, तो इसको इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल होती है वो अगर सरकार ला रही है, मिनिस्टर्स लाएंगे, मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो प्राइवेट मेंबर। तो इसी ऐसे ही बिल्स को प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है, आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। मनी बिल हमेशा मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक। फिनेंस बिल पब्लिक अंडरटेकिंग वाला जो इंट्रोड्यूस करेगा। फिर फिनेंस बिल में पब्लिक या प्राइवेट कोई भी कर सकता है। सेम इज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट कोई भी कर सकता है। प्रायर परमिशन किसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ऑर्डिनरी बिल में नहीं होती है, मनी बिल में प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। सेम इज विद द फिनेंस बिल 1, लेकिन फिनेंस बिल 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मेजॉरिटी कौन सी लगती है यहाँ पे देखते हैं, तो सारे के सारे में सिंपल मेजॉरिटी लगती है, बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ड्यूरेशन क्या है इस बिल का, तो ऑर्डिनरी बिल का 6 महीने होता है, मनी बिल का 14 दिन होता है, यानी राज्यसभा अपने पास 14 दिन रख सकता है इसको। फिर फिनेंस बिल का 6 महीने होता है, इसका भी 6 महीने होता है, और एज सच ड्यूरेशन की कोई बात नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। जॉइंट सिटिंग किस किस में केसेस में होती है, तो ऑर्डिनरी बिल में होती है, बस आपका मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होती है। बाकी आपका जो भी फिनेंस बिल जो भी होते हैं फर्स्ट या सेकंड, दोनों में जॉइंट सिटिंग होती है। स्टेटस क्या है, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के जब टाइम पे दोनों इक्वल हैं, इक्वल फुटिंग पे होते हैं। लेकिन अगर जब बात की जाए मनी बिल में, तो जो लोकसभा है वो राज्यसभा से अपर हायरार्की में आती है, क्योंकि यहाँ पे रोल राज्यसभा का बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अदर बिल्स में, फिनेंस बिल 1, फिनेंस बिल 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, तो यहाँ राज्यसभा लोकसभा दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। प्रेसिडेंट की पावर की बात में बात करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिटर्न तीनों कर सकता है प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल के केस में। जब मनी बिल की बात करें तो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी सेम चीज़ की बात करें तो यहाँ फिनेंस बिल 1 में भी है, फिनेंस बिल 2 में भी है, लेकिन जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तो मस्ट गिव एसेंट, हमेशा उसको एसेंट देना ही देना होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिनेंस बिल 1 और मनी बिल में हमेशा रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और सेम इज़ विद द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड फिनेंस बिल 2 कि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल डेटा बेसिस पे अरेंज कर दिया गया, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में। आप आराम से पॉज करके देखना, पढ़ना, और इस वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहो आप तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ मैं ये PDF अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना वहाँ से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कमिटीज़ ऑन पॉलिसीज़ एंड मैटर्स। ये मेनली पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ हैं उनका कंपैरिजन है। कई बार क्वेश्चन पूछा होता है कि फला कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, कौन सा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, और कह सकते हैं ईयर का भी, ईयर कई बार ईयर के बारे में पूछता है, तो ईयर का मेंशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जब वीडियो ख़त्म हो या फिर ये टॉपिक ख़त्म करूँ उस टाइम तक मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में है, न्याय पंचायत में उनका रिकमेंडेशन था कि नहीं था, और प्लानिंग और जो डेवलपमेंट था वो किस लेवल पे वो लोग चाहते थे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 3 टीयर स्ट्रक्चर के बारे में रिकमेंडेशन थी उनकी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई नहीं थी यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं रिकमेंड किया था, डिड नॉट रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पार्ट, और न्याय पंचायत के बारे में साइलेंट थी। प्लानिंग और डेवलपमेंट किस लेवल पे चाहती थी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाना चाहती थी, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी जो थी वो थोड़ी सी ऑड वन आउट थी, किस मामले में, स्ट्रक्चर के बारे में, वो 2 टीयर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी इनके हिसाब से जिला परिषद होनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, साथ ही साथ न्याय पंचायत के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। और अगेन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये लोग चाहते थे, या फिर ये कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो। फिर आती है LM सिंघवी कमेटी, ये 3 टीयर स्ट्रक्चर का रिकमेंडेशन करती है, और क्या बोलती है कि जिला परिषद इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपमेंट, और फिर आती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर शुड बी CEO ऑफ जिला परिषद, ठीक है। तो ये जिला परिषद जो होती है वो इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेशन था इनका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में, न्याय पंचायत के बारे में भी इनका रिकमेंडेशन था, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग इनका रिकमेंडेशन था। फिर आता है गडकिल कमेटी, और आपका स्ट्रक्चर, ये भी लोग स्ट्रक्चर जो था वो 3 टीयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव बॉडी इनके हिसाब से पंचायत कमेटी होनी चाहिए थी।
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में इनका रिकमेंडेशन था। न्याय पंचायत के लिए साइलेंट थे, लेकिन जो प्लानिंग और डेवलपमेंट था वो भी ये लोग चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही हो। अब बात आती है कि जो टाइमलाइन थी डिफरेंट कमिटीज़ की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर पूछता है, ठीक है, तो ये जो स्पेस है हमारे पास, यहीं पे हम लिख लेते हैं इसको, ठीक। तो पहली चीज़ आती है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आपकी आई थी 1957 में, ठीक है। फिर आपकी आती है हनुमंत राव कमेटी, ठीक, ये आई थी 1983 में, ठीक। फिर आती है आपकी GVK राव कमेटी, ये आई थी आपकी 1985 में। नेक्स्ट है आपकी LM सिंघवी कमेटी, ये आई थी आपकी 1986 में। और फिर नेक्स्ट थी PK थुंगन कमेटी, ठीक, ये आई थी आपकी 1989 में। तो ये 5 मेजर जो टाइमलाइन की बात की जाती है, ये अक्सर इन्हीं के बारे में पूछता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर करने वाले देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के बारे में है, तो वो क्लब किया हुआ है। फिर आता है CAG, है ना, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, उसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स जिसके बारे में कहा गया है, जिसको कहा गया है। फिर आता है UPSC, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ STs एंड SCs, फिनेंस कमीशन और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटीज़। स्टार्ट चलते हैं आर्टिकल कौन कौन सा देखते हैं। तो आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के लिए, या फिर एक तरीका अपना लेते हैं, एक एक बॉडी को कवर करते हुए चलते हैं, राइट। तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्या है, आर्टिकल 324 में बात की गई है। कंपोजिशन क्या है, CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अपॉइंट, जो माफ़ कीजिएगा, जो कि एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स थे। ये अलग एक एक्ट बना हुआ है आज के दिन में। CEC प्लस 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ऑल्सो अपॉइंट करते हैं, रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट की बात देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंटमेंट करते हैं, इन ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन कोई है कि नहीं है, आज के दिन में कोई प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करने की। टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस देख लेते हैं। 65 साल या फिर 6 साल, विच ओवर, देखिए जो भी साल, अगर कोई किसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है 58 साल में, ठीक है, तो वो 64 साल के आते आते 6 साल कंप्लीट कर लेगा, तो 65 साल से पहले ही वो रिटायर हो जाएगा। अदरवाइज 65 ईयर्स एक बेस ईयर माना गया है। और विच एवर इज अर्लियर डिटरमाइंड बाई प्रेसिडेंट, ठीक। रिमूवल कैसे होता है, CEC कैसे रिमूव होता है, एज लाइक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर्स बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए CEC का रिमूवल का प्रोसेस एकदम अलग है, वो रिमूव होगा जैसे हाई कोर्ट के जजेस रिमूव होते हैं। लेकिन जो बाकी 2 आपके कमिश्नर्स हैं, है ना, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक, वो रिमूव होंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूव करेंगे इन कंसल्टेशन विद CEC। और ग्राउंड क्या होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है ना। तो शॉर्टली हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निपटा दिया टॉपिक, ठीक। फिर आता है अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की 76 आर्टिकल है और एडवोकेट जनरल के लिए 165 है। कंपोजिशन क्या है, दोनों सिंगल मेंबर कमेटीज़ हैं। भैया सिंगल मेंबर है, अपॉइंटमेंट है, किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल की बात करें तो प्रेसिडेंट करेंगे, और आपका जो एडवोकेट जनरल हैं वो गवर्नर करेंगे पर्टिकुलर स्टेट के। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, और एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के जज बनने लायक होने चाहिए अगर बात की जाए तो अपॉइंटमेंट की। टेन्योर क्या होता है, ये दोनों के दोनों लोग एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं या फिर गवर्नर रहते हैं अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करें। रिमूवल का प्रोसेस क्या है, तो नो, कोई प्रोसीजर नहीं है। प्रेसिडेंट फॉर अटॉर्नी जनरल एंड गवर्नर फॉर एडवोकेट जनरल मेक डिसीजन, तो ये इनके प्लेजर पे डिसाइड करता है कि वो लोग कब तक रहेंगे। अब बात आती है CAG की। तो आर्टिकल 148 बात करता है CAG की। सिंगल मेंबर बॉडी होती है, ठीक। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब आप बात करें तो आपको अगर याद हो तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में, है ना, शेड्यूल 1, 2, 3, तो सेकंड और थर्ड शेड्यूल में CAG का मेंशन है, ठीक। आप जाके वहाँ पॉज कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, या फिर ये आपके पास PDF अब तक तो मिली गई होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टेन्योर क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे।
टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें तो 65 और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर, और इसके बारे में पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि सर्विस कंडीशन क्या होगी, राइट। रिमूवल कैसे होता है, एज सुप्रीम कोर्ट जज जिस तरह से रिमूव होते हैं उसी तरह से सीएजी को रिमूव किया जाता है। अब बात आती है यूपीएससी के बारे में। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसकी बात की गई है। चेयरमैन कंपोजिशन क्या होता है इसका, चेयरमैन अदर मेंबर्स डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं कितने मेंबर्स होंगे एट एनी टाइम। आज के दिन में चेयरमैन +10 हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी हैव एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट सर्विस फॉर 10 ईयर्स। यानी अगर कोई 10 मेंबर कमेटी है तो 5 लोग इस तरह से सर्विंग होने चाहिए, कह लीजिए पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए या किसी माध्यम से गवर्नमेंट में सर्विस दी हो 10 साल की, ठीक। टेन्योर क्या होता है, वही 65 और 6 की बात हो रही है, बोथ मेंबर्स एंड चेयरमैन। और ये सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक। रिमूवल कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिमूव करते हैं। और ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, तो एडजुकेट जज एज इंसॉल्वेंट इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी इंगेजेस इन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, मिसबिहेवियर, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इज नेसेसरी। अगर मिसबिहेवियर है तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नेसेसरी है। अदरवाइज ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट और इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी होना चाहिए, या फिर किसी ऐसे इन्वॉल्वमेंट में इंगेज होना चाहिए जो अदरवाइज यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस की बात में। आर्टिकल सेम है एज यूपीएससी की बात करते हैं, और यहाँ पे बस कंपोजिशन की बात जो थी वो प्रेसिडेंट हटा के गवर्नर आ गए हैं। यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहे हैं प्रेसिडेंट की जगह। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाफ ऑफ द मेंबर की सेम की बात है, 10 साल सर्व किए होने चाहिए। और टेन्योर कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंस आ जाती है, स्टेट में 62 और 6 साल होती है, ना कि 65 और 6 साल। और कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रिमूवल की बात आती है तो ये दे आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जो कंडीशंस हैं रिमूवल की वो सेम एज यूपीएससी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज़। और अब आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 338 है, और ये 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अगर एसटी की बात करें तो 338A है। आर्टिकल की बात करें, कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर पर्सन्स की है दोनों में। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है इन दोनों कमिटीज़ में अपॉइंटमेंट होने के लिए। टेन्योर और सर्विस कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 3 साल के लिए लोग अपॉइंट होते हैं यहाँ पे। रिमूवल कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखते हैं, ठीक। अब आती है फाइनेंस कमीशन की बात, ठीक। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। कंपोजिशन क्या है, ये भी डिटरमाइन करते हैं, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि कौन सा कंडीशन रखी जाएगी कंपोजिशन की, या कितने लोग कंपोजिशन में होंगे, ठीक है। आज के दिन में कौन है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, या फिर नेक्स्ट चेयरमैन कौन होने वाले हैं, डॉक्टर अरविंद पनगरिया हैं, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है क्या कैसे क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन सेट रहनी चाहिए। टेन्योर एंड कंडीशन की बात करें तो मेनली अपॉइंट किए जाते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। रिमूवल कौन करता है, एक्चुअली में ये टेम्प्रोरी बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में। तो ये 350B में, आर्टिकल 350B में इसकी बात की गई है, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। कंपोजिशन सिंगल मेंबर बॉडी है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वालिफिकेशन कौन देखता है, तो क्वालिफिकेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, इस बारे में कुछ बात भी नहीं बोलती है। सेम इज़ विद द टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, एंड सेम इज़ विद द रिमूवल ऑफ द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, ठीक। तो इस तरह से हमने बहुत ही शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को ख़त्म कर लिया है। अब मूव करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ छूट गई है, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स पे हमने बात नहीं की है। तो इलेक्शन कमीशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, अभी हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा हमसे छूटा हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल, CAG, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की बात करें तो ही इज़ नॉट बार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अब बस उसको ये ध्यान देना है, कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं उसको लड़ना है, या फिर जो इथोस और थीम है गवर्नमेंट का उसके अगेंस्ट जाके कोई भी प्राइवेट केस नहीं लेना है,
ठीक है। CAG की बात करें तो नॉट एलिजिबल फॉर एनी जॉब अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आती है यूपीएससी, तो नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड यूपीएससी, यूपीएससी के बाहर कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए अलाउड नहीं है। तो मेंबर कैन बी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी। अब देखिए एक चीज़ और है, यूपीएससी का चेयरमैन फिर से जॉब नहीं ले सकता, पहली बात ये। लेकिन अगर कोई मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो कोई दूसरी बात ये है कि जो चेयरमैन बन चुके हैं एक बार यूपीएससी के, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक। सेम इज़ द विद द एसपीएससी, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और एनी अदर जॉब अंडर गवर्नमेंट। तो एसपीएससी मेंबर्स कैन बिकम चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी और यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर, ठीक है। बात आती है किसकी, नेक्स्ट हमारा कौन सा था आपका, नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड STs। तो कोई लिमिटेशन नहीं है इनका, उसके बाद ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ले सकते हैं। सेम इज़ विद द फिनेंस कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट किस पे है आपका, लिंग्विस्टिक ऑफिसर पे, ठीक। अब बात आती है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कौन कौन से बॉडीज़ कवर करने वाले हैं हम, नीति आयोग, NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और फिर आपका CBC, ठीक। फर्स्ट बॉडी है नीति आयोग। ओरिजिन और स्टेटस देख लेते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके इसको बनाया गया था। कंपोजिशन देख लेते हैं, तो चेयरपर्सन इसके हैं प्रधानमंत्री जी हैं, वाइस चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन होते हैं, फिर मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स में कौन होता है, फुल टाइम होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं, पार्ट टाइम में 2 लोग होते हैं। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, 4 होते हैं। CEO होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल किसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और माफ़ कीजिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट्स भी होते हैं, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और जो डिफरेंट आपके यूटीज़ होती हैं वहाँ से इंक्लूडेड होता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, ये इसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक। क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिव। टेन्योर ये भी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिव, और रिमूवल भी डिटरमाइन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है, ठीक। अब बात करते हैं NHRC। ये स्टेचुरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू बनी थी। सेम इज़ विद द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। बात करते हैं कंपोजिशन की, थोड़ा सा यहाँ पे एडिट की बात है। मल्टी मेंबर कमेटी है, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स इंक्लूडेड हैं इसमें, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक रिसेंट अमेंडमेंट किया गया था, अब आज के दिन में पहला क्या था, पहला ये फिक्स कर दिया गया था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन बनेगा, लेकिन नहीं, आज के दिन में इसका चेयरमैन रिटायर्ड कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है। अब वो 5 मेंबर की जब बात की जाती है, तो अगर मैं 5 मेंबर का थोड़ा विस्तृत ब्यौरा दूँ, तो फर्स्ट मेंबर कौन रहेगा, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड मेंबर रहेगा सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर वो रहेंगे जो पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब इन 3 मेंबर्स की बात करूँ मैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, इसमें एक विमेन ज़रूर होगी, ठीक है, ये विमेन ज़रूर होगी। अब यहाँ जो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स लिखा हुआ है, अब ये 7 हो चुके हैं। और ये 7 कौन कौन से कमीशंस के मेंबर्स होंगे, तो ये चेयरपर्सन्स होंगे। कहाँ से, मैंने यहाँ लिखा हुआ है विमेन, SC ST और माइनॉरिटी की बात की हुई है। लेकिन अब कौन कौन इंक्लूडेड होंगे, बैकवर्ड क्लास कमीशन से भी होंगे, नेशनल और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी होंगे, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इंक्लूडेड होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर बॉडी होती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी हेडेड बाय PM। और इंक्लूडेड कौन कौन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। और यहाँ पे कौन करता है, गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हेडेड बाय CM। सेम लाइक NHRC यहाँ पे भी माहौल है, ठीक है। अब आता है टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन। तो रीसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है वो 70 साल और 3 साल कर दिया गया है। इसमें से जो भी पहले हो, अगर 3 साल पहले ख़त्म हो गया तो 70 साल होने का वेट नहीं किया जाएगा, ठीक। रिमूवल प्रोसेस क्या है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं प्रोसेस। और ग्राउंड क्या है, इंसॉल्वेंसी, इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, जॉब आउटसाइड कमीशन, अनसाउंड माइंड, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर ऑफेंस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर
और मिस इनकैपेसिटी, तो प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर, और अगर ये दोनों मैटर हैं, प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। अब सेम इज विद द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों के दोनों एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आरटीआई एक्ट 2005 और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों के दोनों सेम एक्ट से बनाए जाते हैं। CIC है, मल्टी मेंबर बॉडी होती है, इसमें 10 CIC प्लस 10 कमिश्नर्स होते हैं। मल्टी मेंबर बॉडी ये भी होती है, चीफ कमिश्नर, स्टेट चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय PM। ठीक, ये याद रहेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़, मैं CIC और CVC में कई बार आपको कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, उस चीज़ में अभी बताता हूँ, मैं उसका जुगाड़ बताता हूँ। तो यहाँ पे अपॉइंटेड बाय PM है और यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। सेम इज विद द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय CM कंसिस्टिंग ऑफ लीडर ऑपोजिशन एंड मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM। ठीक, अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो दे शैल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस नॉलेज, दे शैल नॉट बी MLA और MP, दे शैल नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, सेम इज विद द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और रीअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये आपका CIC हो गया और ये SIC हो गया। ठीक, अब बात करते हैं CVC की। ठीक, CVC किसके थ्रू बना था? तो ये CVC एक्ट 2023 के थ्रू बना है ना। कंपोजिशन है, मल्टी मेंबर बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ CVC एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट क्या कौन करता है? 3 मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ PM प्लस यूनियन होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा। आज के दिन में कौन है? राहुल गांधी जी हैं। अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन क्या है? कोई ऐसा मेंशन नहीं है ना, कोई ऐसा SOP नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। टेन्योर की बात करते हैं, एक ही बार यहाँ पे आपको दिखेगा 65 प्लस 4 ईयर, और कहीं नहीं दिखता है। ठीक है, तो CVC की बात हो रही है। सैलरी ऑफ CVC कौन होती है? चेयरमैन ऑफ UPSC के बराबर होती है। विजिलेंस कमिश्नर इक्वल टू मेंबर ऑफ UPSC, इसके ये देखना होता है टेन्योर और कंडीशन के बारे में। और रिमूवल की बात करें तो NHRC की तरह होता है। अगर कोई नॉर्मल मैटर है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा, लेकिन अगर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है तो सुप्रीम कोर्ट को मामला देना पड़ेगा इंक्वायरी करने के लिए। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें देखेंगे कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक बनी, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में अलग अलग जो नाम इवॉल्व हुए, और कुछ थोड़े से प्रोविजंस को भी देखेंगे। एट टाइम्स क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, और हमें याद रहना चाहिए। ठीक, फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, इसमें पहला देखते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले हुए थे तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसी कानून के तहत, इसी एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड ऑफ सर्वेंट जो था, जो प्राइवेट ट्रेड किया करते थे सर्वेंट, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, और कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन कंपनी उसको बढ़ाया गया, और उसका माध्यम क्या बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बनाई गई, उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं। तो पहला है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया, जो कि पहला से, क्योंकि वो कह लिए ट्रेडिंग बॉडी थी, आते आते वो रूल करने लगे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो उसको कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया। कमर्शियल अफेयर्स को दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और पॉलिटिकल अफेयर्स को दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, अब BCCI का नाम, अब मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था भाई कैसे याद किया जाए। ठीक, तो BCCI जो हमारी है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, तो मैं उससे याद किया कि वहाँ जो गवर्नमेंट रहेगी उसका से रहेगा।
तो वहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर है, ठीक, ये याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट आया, ये दिख रहा है, दो गवर्नमेंट यहाँ फॉलो हो रही है, दो तरह के डायमेंशंस बन चुके हैं। नेक्स्ट है इंडियन टेरिटरीज आर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, अब से इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस ऑफ इन इंडिया कहने बोला जाना स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स हो चुकी थी, तो अब उसका जो कितना भी कंपनी का अफेयर चल रहा था इंडिया में, उसका सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो पहला क्या चीज़ था, तो फाइनल स्टेप था टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, पहला स्टेप था। फिर देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोले जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहली बार इसको बोले जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब पहली बार एक और चीज़ हुई, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वो कॉल्ड एक्ट्स, ठीक है। पहले लॉज को कुछ और बोला जाता था, रेगुलेशन वगैरह कुछ बोलते थे, रेगुलेटिंग वगैरह बोलते थे, अब से एक्ट्स बोला जाने लगा। नेक्स्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी नो मोर कमर्शियल बॉडी, अब से कमर्शियल बॉडी नहीं थी वो, और बस वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी, ठीक है। अब हम ढेर सारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना वो नहीं कवर कर रहे हैं, पॉलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें फर्स्ट क्या है, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया था। तो अलग अलग बॉडीज़ बनी थी जिनके थ्रू गवर्नर जनरल अलग अलग बॉडीज़ के थ्रू अलग अलग चीज़ों को ध्यान देते थे। तो अब दूसरी बात क्या थी, तो ये कॉम्पिटिटिव सिस्टम जो था ना उसको ओपन किया गया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, पहली बार हुआ ऐसा। नेक्स्ट था इट कंटेंट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। नेक्स्ट आता है फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करना स्टार्ट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहली चीज़ क्या है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको अलग एक नाम था अलग सा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये ध्यान नाम दीजिएगा। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को बोला जाता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। फिर दूसरा देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, याद है ना, याद है ना, आएगा तो गलत नहीं करोगे ना। दूसरा क्या है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो दो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कह लीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की जाए और डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए उसको हटा दिया गया। फिर बात की गई न्यू ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, है ना, और 15 मेंबर की काउंसिलिंग ऑफ इंडिया भी बनाई गई, ठीक। दूसरे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो यहाँ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा आना स्टार्ट हो गए थे, और प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका था। फिर देखते हैं न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 3 जगहों पे। फिर आया रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम, अब पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार आया था, तो क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछता है 1861 में, याद रहना चाहिए कि पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। और एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, तो इसी यहाँ के साथ साथ 1861 से ही ऑर्डिनेंसेस अभी आना स्टार्ट हो गए थे। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, और पहला क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो पहला रिप्रेजेंटेशन की बात आनी स्टार्ट हो चुकी थी, अब यहाँ पर मेंबर्स बढ़ाए जाने लगे। और पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट ये भी दिया गया, डिस्कस कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे, याद ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर आता है नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके अलावा कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी अपॉइंटमेंट किया जाने लगा, 1892 की बात हो रही है, और डिस्कशन भी थोड़ा सा होने लगा था बजट पे। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 16 हुआ करती थी अब 20 हो गई। अब ढेर सारे लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए आ रहे थे, जनता को पैसिफाई भी करना था, इसलिए 16 से 20 कर दिया गया। दूसरी चीज़ क्या होगी, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, तो ये पहली बार कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नाम कौन था,
आपका काम है ये, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आपका काम है रिकॉल करना पहली बार कौन कौन थे जिन्हों को ऐड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फिर आ गया कि इसको इस एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से, ठीक। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की बात की जाए, इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ये पहली बार इंट्रोड्यूस की थी डायरकी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द बायकैमरल एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस बनाया गया था और डायरेक्ट थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस लाया गया था इसमें। नेक्स्ट है वायसरायज, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें से 3 इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें। और एक और चीज़ हुई थी, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें और ढेर सारी कम्युनिटीज़ को और ऐड कर दिया गया था। नया ऑफिस जो बना था वो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, उसको भी बनाया गया था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पहली बार हो रहा था, तो जाके 1921 में पहली बार ये बन गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था। और सेपरेट प्रोविंशियल बजट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी, बना नहीं था, है ना, बात हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ डायरकी, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है। अब उसके बाद इसकी वजह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, ठीक है, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे और उस तरह के सब्जेक्ट हुआ करते थे उसको हटा दिया गया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। फिर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, तो जो प्रोविंशियल में डायरकी थी, प्रोविंस में डायरकी थी, उसको हटा के सेंटर में लाया गया था। और ये इंट्रोड्यूस किया था बायकैमरलिज्म। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो और ज़्यादा कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बड़ा नोटेबल पॉइंट है, ये याद रखिएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और कौन कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश की थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात आती है लास्ट 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 की, तो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, ठीक। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसरॉय, तो जो वायसरॉय का ऑफिस चला आ रहा था उसको अबॉलिश किया गया। कंस्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो अडॉप्ट की कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, ये भी हो गया और डिसाइड हुआ, ढेर सारी कहानियाँ हुई, आपको पता है। फिर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, जो कि एम्परर ऑफ इंडिया या फिर कह लीजिए क्वीन ऑफ इंडिया, ये जो चल रहा था टाइटल, उसको भी अडॉप्ट कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, माफ़ कीजिए, ठीक। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा जल्दी से मैं ब्रीफली जो अपनी मैगज़ीन शेयर कर रखी थी मैंने पॉलिटी वाली, वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा वीडियो कंप्रहेंसिव हो जाएगा। तो पहली बात ये कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कौन कौन से फीचर्स किस किस कॉन्स्टिट्यूशन या किस सोर्स से लिए गए थे। तो इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी और पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, जो अभी तुरंत पढ़े हैं। फिर आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात की जाती है, सिंगल सिटीजनशिप की बात की, बायकैमरलिज्म की बात की जाती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात की जाती है। ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए हुए हैं। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आता है आपका यूएसए से। फिर आता है डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये आता है आपका आयरलैंड से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडरी पावर विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड एडवाइजरी जुडिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपका कनाडा से आता है। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट आती है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑस्ट्रेलिया से आती है। फिर आता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आपकी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी में है वहाँ से आई। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, ये आई यूएसएसआर से। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी इन प्रीएम्बल, ये फ्रांस से आई। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये आई आपकी साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आती है आपकी जापान से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। कई बार पूछा हुआ है
कि न्यू स्टेट्स दैट केम, जब 1956 के बाद ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बने थे, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात और बॉम्बे बना। तो जो पहले बॉम्बे हुआ करता था उसी से निकला था गुजरात और महाराष्ट्र। फिर 1963 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बना जो कि पंजाब प्रोविंस था। तो कुछ हिंदी भाषी एरिया थे उसको हिमाचल में डाल दिया गया और हरियाणा में बना दिया गया और पंजाब को अलग कर दिया गया। 72 में क्या बना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1975 में बना सिक्किम जो कि 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था। फिर बना 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना और 2014 में तेलंगाना बना। ठीक, अब कई बार आपने पीछे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बस सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और या फिर सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं या फिर नॉट फॉर एनिमीज़ है, अगेंस्ट द सिटीजन से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि ओनली टू सिटीजन अवेलेबल हैं। तो फ्यू आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स। 15, 16, 19, 29, 30 याद रहेगा, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, इसका दुगना और यहाँ पे 10 ऐड हो जा रहा है या 16 है। ठीक है, किसी भी तरह याद करना, 15, 16, 29, 19, 29, 30 मुझे याद है, तो आपको भी किसी तरह से रटना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है सिटीजन्स और फॉरेनर्स, बट लेकिन एनिमीज़ को नहीं अलाउड है। तो ये है अवेलेबल टू सिटीजन टू एंड फॉरेनर्स बट नॉट टू एनिमीज़। तो बाकी जो बचे हैं यहाँ से ना, 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे के सारे सिटीजन्स को भी अलाउड हैं और फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, लेकिन आपके एनिमीज़ को नहीं मिले हुए। ऊपर वाला बस आपके सिटीजन्स को मिला हुआ है और कुछ कुछ हैं जो अगेंस्ट द सिटीजन जाते हैं। कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स टू, ये कौन से हैं? 15। ये फिर आपका 17 आता है, ये अनटचेबिलिटी वाला है, ये लेबर वाला है 23 वाला, 24 आता है, फिर 32 आता है और ये ओनली हेबियस कॉर्पस में। तो मैंने आपको बताया था ना, एक आपकी जिस प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने देखा होगा जब मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा था, तो कोर्ट बोलती है किसी भी प्राइवेट आदमी को जो कि दूसरे प्राइवेट आदमी की कस्टडी ले रखा है टू हैव द बॉडी, तो वो सुप्रीम या फिर किसी भी कोर्ट को बॉडी ट्रांसफ़र करेगा, अपनी कस्टडी या फिर जो सामने वाले की कस्टडी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, अब उसमें हम रिट्स तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो हेबियस कॉर्पस है, इसका है शो मी द बॉडी ऑफ टू फाइंड मिसिंग पीपल। ये आता है लोकस स्टैंडाई, कोई ज़रूरी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, और आगे किसके अगेंस्ट है ये? तो प्राइवेट सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट है। ये कोर्ट इससे बोलती है कि भाई अपनी किसी तीसरे पर्सन की जिसकी कस्टडी तुम ले रखे हो वो ट्रांसफ़र करो हमारे ऊपर। मैंडेमस देखते हैं, तो ये वी कमांड, इसका मतलब क्या होता है? टू गेट जॉब डन बाई एन अथॉरिटी। ये हम बात कर चुके हैं, लोकस स्टैंडाई अप्लाई होती है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, यानी टू स्टॉप द लोअर कोर्ट्स, कोर्ट है ये, माफ़ कीजिएगा, कोर्ट्स प्रोसीडिंग फर्दर इन अ केस आउट ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होती है अगेंस्ट किसके है? ये जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट है। सर्टिलॉरी क्या करता है? टू सर्टिफाई और टू बी इन्फॉर्म्ड ट्रांसफर अ केस ड्यू टू एक्सेस ऑफ लोअर केस। तो लोअर केस अपने जुरिस्डिक्शन से जब एक्सेस पे जाने लगता है तो उसको बोला जाता है कि भाई तुम रुक जाओ और ये ट्रांसफ़र हमारे ऊपर, ये जो केस है वो हमें ट्रांसफ़र कर दो। तो ये जुडिशरी और या फिर जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को बारे में ही है। फिर आता क्यू वारंटो, तो इसका मतलब है बाई वॉट अथॉरिटी, यानी टू प्रिवेंट अनक्वालिफाइड पीपल टेकिंग पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, अब इसके किसके ऊपर अप्लाई होता है? तो एनी पब्लिक अथॉरिटी अनक्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से डीपीएसपी में आर्टिकल ऐड हुए थे? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उससे आर्टिकल 39 ऐड हुआ। तो ये क्या कहता है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A ऐड हुआ, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। 48(3)A ऐड हुआ, इसमें क्या था? कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 43A पहले था, 48A ऐड हुआ, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट आता है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ? आर्टिकल 38 ऐड हुआ। इसमें क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक,
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, तो ये क्या कहता है, चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, जिसमें क्या था, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6। तो मैंने पहले बोला था 6 से 14 तक साल तक के लिए कवर करता था, अब वो क्या हुआ, बिलो 6 के लिए कवर करेगा। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस द आर्टिकल 43B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था। ठीक, नेक्स्ट आपका इमरजेंसी पावर्स की बात की जाती है, जो पार्ट 18 में है, 352 से लेकर 360 की बात की जाती है। अब हम बात करेंगे अलग अलग इमरजेंसीज़ की, जो कि 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। ग्राउंड्स, अलग अलग ग्राउंड्स क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। तो आर्टिकल 352 या फिर नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन या फिर इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ। ठीक, अगर हम 356 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की जो ब्रेकडाउन है तभी होगा ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एंड क्रेडिबिलिटी, तभी ये इसको डिक्लेरेशन होता है। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्लासिफिकेशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें। रिकमेंडेशन ज़रूरत होती है कि नहीं होती है कैबिनेट की, ये ज़रूरत होती है, किसमें रिक्वायर्ड है, नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट रूल में और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ठीक, अगर पैरामीटर की बात करें, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें, टाइम एंड ड्यूरेशन की, तो 1 महीने एंड इनडेफिनिट पीरियड हो सकता है टू बी अप्रूव्ड फॉर एवरी 6 मंथ। अगर पहले 1 महीने के अंदर इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है नेशनल इमरजेंसी में, उसके बाद कितने समय तक के लिए इसको खींचा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी अप्रूवल ज़रूरी होती है। दूसरी अगर देखें प्रेसिडेंट रूल की, तो 2 महीने के अंदर इसकी अप्रूवल ज़रूरी थी पार्लियामेंट से। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल की है और पीरियाडिक अप्रूवल होना चाहिए इसका 6 मंथ पे। बियॉन्ड 1 साल के नेशनल इमरजेंसी या फिर इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है इसको एक्सटेंड करने के लिए। सेम इज़ विद द सेम तो नहीं है, लेकिन 2 मंथ का रिक्वायरमेंट है, 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का, और ये भी इंडेफिनिट पीरियड तक चल सकता है। तो नो इंटरमिनेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, ये ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने पर रिक्वायर होता है, इसका अप्रूवल ज़रूरी होता है पार्लियामेंट से। ठीक, अब देखते हैं कौन सी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है फॉर अप्रूवल एंड रिवीजन। ठीक, स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है नेशनल इमरजेंसी में, सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है प्रेसिडेंट रूल में, एंड सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है माफ़ कीजिएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी में। रिवोकेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो रिवोकेशन आपका प्रेसिडेंट करते हैं और बाय लोकसभा विथ सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा नीड टू बी कन्वीन्ड इफ़ 10% ऑफ टोटल मेंबर्स गिव अ रिटन नोटिस टू प्रेसिडेंट और स्पीकर। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिवोक कर सकते हैं, सेम इज़ विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कंसीक्वेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंदर में, तो स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड और अदर देन डैट, लेकिन जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंडर आएगा उसके अलावा ही सस्पेंड किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंदर आर्टिकल 19 की बात करता है, और आर्टिकल 359 जो बात करता है वो इस चीज़ की बात करता है कि प्रेसिडेंट सस्पेंड थ्रू एन ऑर्डर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो प्रेसिडेंट को अलग से ऑर्डर निकालना पड़ेगा अगर हम बात करें आर्टिकल 359 की, तभी जाके वो सस्पेंड होंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फिर आता है सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स ऑन एनी मैटर, जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। फिर आता है लाइफ ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम इंडेफिनिटली, 1 साल के लिए हमेशा उसको बढ़ाया जा सकता है और कितने समय तक के लिए भी चल सकता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। अब पार्लियामेंट को अपने हाथ में रखना पड़ेगा कोई भी स्टेट सब्जेक्ट का लॉ बनाने के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अब इसी की बात करें कि पार्लियामेंट या फिर कह लीजिए प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, तो पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, नो स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे लॉ कोई भी नहीं बनाएगी स्टेट लिस्ट पे, वो डायरेक्ट पावर चला जाएगा पार्लियामेंट के हाथ में। गवर्नर एडमिनिस्टर द स्टेट, और ये यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगी, गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो एडमिनिस्टर करेगा।
नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, कोई ऐसा जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में इफेक्ट पड़ रहा था वो यहाँ वैसा कुछ नहीं होने वाला है। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट कैन कन्फर एनी अथॉरिटी टू सेंटर, ठीक, कोई भी अथॉरिटी सेंटर को दे सकता है प्रेसिडेंट अगर जब स्टेट या कह लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो। फिर आता है प्रेसिडेंट इशूज़ ऑर्डिनेंस ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये भी ध्यान देने वाली बात है, बहुत सिंपल सा है, समझने की कोई ऐसा अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहला पॉइंट देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन गिव डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज, तो ये प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं कि सैलरीज को रिड्यूस कर दिया जाए, और ये कौन कौन इंक्लूड है इसमें, जजेस भी होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी भी इंक्लूड होती हैं। दूसरी क्या होती है, रिजर्वेशन ऑफ ऑल द मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्शन टू स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम करें कि जो फाइनेंशियल एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग ना हो, प्लस जो मनी बिल है और जो फाइनेंस बिल है वो कह लीजिए कि प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए बुला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो डो नॉट कंटिन्यू आफ्टर 6 मंथ। अब देखिए एक चीज़ और बात है कि अगर कोई चीज़ उसको चेंज की गई है तो 6 महीने बाद अपने आप ही हट जाएगी अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो वो कंटिन्यू करेगी, और स्टेट कैन अमेंड और रिपील देम, तो अगर जब स्टेट रिपील और अमेंड करेगा तभी वो हटेगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कोई लॉ तो बनता नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इम्पोजिशन की बात की जाए तो 3 बार लगा है नेशनल इमरजेंसी, 1962, 1971, 1975। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात की जाए तो भैया 100 से ज़्यादा ही बार लग चुका है, और आज तक कभी भी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 365 क्या कहता है, फेलियर टू कॉम्प्लाई विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन अमाउंट्स टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो ये भी प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कंडीसिव कंडीशन प्रोवाइड कर देता है कि अगर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, वहाँ का जो फेलियर ऑफ कॉम्प्लाई, जो कह लीजिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जो सेंटर दे रही है उसको कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो कई बार कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के बारे में भी रिसेंट की घटनाओं को देख के कई लोगों ने ऐसे कमेंट पास किए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। 2 लेक्चर्स में हमने पॉलिटी का ढेर सारा रिवीजन कर लिया। आई होप ये दोनों लेक्चर आपकी पॉलिटी के लिए, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।